नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं अब कि भैया न्यूज़ में अपडेट सिर्फ इतनी है कि ओम बिरला जी दोबारा से स्पीकर बन चुके हैं और उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा ताना कांग्रेसियों को लगभग मार दिया है। देखिए, ताना नहीं कहना चाहिए, बात उन्होंने बहुत सही कही थी कि देखिए आपातकाल मतलब जैसे आप देख रहे हो ना, विरोधी पार्टियों ने ज़्यादातर यही कहा है कि जो सरकार है एनडीए की, वो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं और हम उसके रक्षक हैं, इसीलिए हमें इस बार जो है काफ़ी जनता ने सराहा और यहाँ तक पहुँचाया है ताकि हम संविधान की रक्षा कर सकें। इस पर ओम बिरला ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसके बाद मैं नोटिफिकेशन पे आ रहा हूँ, चिंता मत करो, बस वो जवाब सुन लो। बहुत अच्छा लगा सुन करके, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ। अगर आपने सुन लिया तो अच्छी बात, नहीं तो 2 मिनट तो ले रहा हूँ। तो ओम बिरला जी ने बड़ी प्यारी बात क्या कही है, उन्होंने ये कह दिया कि आप इसकी क्या बात कर रहे हैं साहब कि आपने संविधान की आप रक्षा के लिए यहाँ पे आए हैं। आप ही की पार्टी से जब इंदिरा गांधी जी, है ना, वो 25 जून 26 जून या 25 जून 1975 का टाइम है, जब इंदिरा गांधी जी ने एकाएक दोपहर के 2 बजे, है ना, और 21 महीने तक आपातकाल लगा रहा है। सबको पता है ये बात, है ना। 77 में हटा था वो भी। अब आप सोचो, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जितने भी विपक्ष के नेता थे, सबको एकाएक उन्होंने जेल में डाल दिया था, है ना। और अब मेरे ख्याल से एक कोई हैं गहलोत जी हैं, वो अभी सांसद भी हैं, वो भी उस समय थे। तो वो राजस्थान में उस समय जयपुर में अनशन कर रहे थे, तो उनको तो लाठी डंडे जूते से तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए थे। इतनी बुरी हालत है, यहाँ तक कि जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल एकाएक घोषित किया ना, तो मंत्रिमंडल को भी पता नहीं था, इसके बारे में भनक नहीं थी। वो तो बस साइन हुआ और ये हो गया। तो बड़ा ही खतरनाक मामला उस समय सामने आया था इसको लेकर के। तो मतलब आपातकाल एक तरह से ऐसा समझा जाता है जैसे कि कितनी बड़ी चोट थी संविधान को, है ना। संविधान को ये हानि नहीं थी क्या, हानि थी। अब यही देखो जरा, तो आज ये लोग कहते हैं कि भाई हम आपकी पार्टी, कहने का मतलब ये है कि देखिए वो चीजें नहीं बोले जो आपने खुद ने नहीं की थी। आप जब खुद ही गड्ढे में गिरे हो, आपने खुद वो काम किए हुए हैं, आपके खुद के हाथ सने हुए हैं, तो आप फिर कैसे कह सकते हैं। ठीक है, बात नहीं है इसमें कांग्रेस की, बात नहीं है इसमें किसी भाजपा की, ना ही किसी एनडीए गवर्नमेंट की, किसी की बात नहीं है। बात सही देखिए कितनी है ना, बात सही और गलत की है कि भाई आप खुद कीचड़ में हो और आप बोलते हो कि सामने वाले को कीचड़ लगा हुआ है, ये गलत चीज है। ठीक है ना। या खुद आप पानी में और आप कह रहे हो सामने वाला भीगा हुआ है, नहीं। थोड़ा सा तो इस बात को ध्यान, तो बात हम, लेकिन फिर बड़ा ये हंगामा हुआ इस बात को लेकर के। ठीक है, खैर ये तो जो भी है देखा जाएगा। हाल में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं आजकल तो दुनिया में, वैसे भी आपको पता ही है ना। आपने तो देखा होगा एक रील वायरल हो रही काफ़ी कि भैया 30 साल के बंदे को अचानक, बैंकर था वो, यूपी के महोबा का है शायद, है ना। यूपी के महोबा का है, बस अचानक 30 साल का है आदमी, अचानक हार्ट अटैक आ गया उसको। इसीलिए बोलता हूँ, देखो जरा 30 साल क्या होती है, आपकी मेरी उम्र है 30 साल ही है ना। तो अब आप भी शायद मुझे सुन रहे हो तो 30 हो या 30 से पार हो। वैसे 30 की उम्र से मुझे याद आया, एसएससी सीजीएल का मैंने वैकेंसी अपडेट डाल दिया है वहाँ पर, आप उसको जाकर के एक बार देख लीजिए। उसमें 30 से ऊपर वाले जो लोग हैं ना, वो लोग भर सकते हैं जेएसओ, यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। उनको क्या, पेपर 1 के अलावा पेपर 2 भी देना पड़ेगा, बस इतना फर्क पड़ता है। जिसमें स्टैटिस्टिक्स आते हैं, 100 सवाल आते हैं, 200 नंबर के होते हैं, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप गलत कर दो तो पूरे 1 नंबर कटते हैं उसमें। नहीं, पेपर 2 में मेरे ख्याल से आधा मार्क कटता है ना पेपर 2 में। पेपर 1 में करता है 1 मार्क, और ये तो होगा टायर 2। टायर 1 में तो फिर 0.5 मार्क्स कटेंगे, वो बड़ा प्यारा पेपर है, आप समझ सकते हो। ठीक है ना। और आपको स्टेनोग्राफी समझना हो, स्टेनोग्राफर या टाइपिंग या टाइपिस्ट में क्या अंतर होता है, तो मैंने एक और वीडियो डाला है, 3rd वीडियो, आपको दिख जाएगा स्टेनोग्राफर क्या होता है, उसमें लिखा हुआ है करके, वो भी देख सकते हो। मैंने बीएसएफ की पूरी वैकेंसी बता दी है। आज मैं आपके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पीजीसीआईएल, भैया आ जाइए। 435 वैकेंसी है साहब। काफी टाइम लिया मैंने आपका, लेकिन अब मैं और टाइम नहीं लूंगा। लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए भाई, सिलेक्शन उसी इंजीनियर ट्रेनी की भर्ती है ना। यहाँ पर देखिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इंजीनियर ट्रेनी की भर्ती है, लेकिन थ्रू गेट 2024। अब जिन्होंने गेट 2024 दिया है, बस वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सर आप अब ये पूछने वाले हैं, सर कौन कौन सी डिग्री इसमें आ रही है, मतलब कौन कौन सी ब्रांच आ रही है, मैं डिग्री कह रहा हूँ। ध्यान सुनना, एक आ रही है आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ओ हो, उससे पहले ये तो जान लो कि टोटल पोस्ट कितनी है साहब। देखिए, टोटल पोस्ट है आपके इंजीनियर ट्रेनी की, वो है 435 टोटल। 435, मैंने टोटल कहा गया, टोटल 435। इलेक्ट्रिकल हो गया, इसके बाद आपके सिविल हो गया, आपके फिर कंप्यूटर साइंस हो गया, ये ब्रांच है, और एक आपकी है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, देखिए सबसे ज्यादा पोस्ट इसी की है ना, 331 पोस्ट है टोटल, है ना। सिविल की आप देखोगे तो कितनी है, 53 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच की है 37 पोस्ट।
और वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स की है 14 पोस्ट। तो भैया ये वैकेंसीज की जानकारी हो गई। फीस के बारे में मैं यहाँ पर कहीं पे लिख दूँ ना, सभी की जगह लिख दूंगा तो कैसे काम चलेगा मेरे मेरे भाइयों। देखो अभी 2024 का मतलब अभी, तो आप तो भाई बनी बात है बच्चे ही हुए जो भरने जा रहे हैं अभी इसको। तो देखिए फीस की मैं बता दूं आपको ध्यान से, देखिए जरा 500 रुपये की फीस है साहब। कितने रुपए की फीस है? 500 रुपये की फीस है ना। और ये सिर्फ किसके लिए है? यू आर यानी जनरल के लिए है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, और ओबीसी के लिए है, चाहे सीएल हो चाहे एनसीएल हो, उनको 500 रुपये देना है ना। और ये फीस है। अब फ्री किसके लिए है? ये बिल्कुल फ्री किसके लिए है? तो ये एससी के लिए फ्री है, ये एसटी के लिए फ्री है, ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिव्यांगजन भाई बहन हमारे उनके लिए बिल्कुल फ्री है ना। आप एक्स सर्विसमैन के लिए बिल्कुल फ्री है। और जो इनके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जो पीजीसीएल में पहले से काम कर रहे हैं यानी पावर ग्रिड में, उनके लिए भी ये बिल्कुल फ्री है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। ठीक है ना। आप समझ गए। मैक्सिमम एज भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बताता हूँ सारा कुछ यार, मैंने सारा पीडीएफ पढ़ लिया आपके लिए तो पूरा पढ़ के बैठता हूँ। और ये देखो ये ब्रांच है नीचे भी लिखी भी है। ठीक है। देखिए मैक्सिमम एज जो है वो 28 है, लेकिन ये किसके लिए होती है? जनरल के लिए होती है और ईडब्ल्यूएस के लिए होती है। बाकियों को तो छूट मिल रही होती है भैया, आप सब जानते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलती है ना। तो ये 5 साल कहाँ से गिनना है आपको? ये जनरल की मैक्सिमम एज है ना 28, यहाँ से 5 जोड़ लो, उतनी एससी एसटी की हो जाएगी। आप चले जाओ ओबीसी में, लेकिन एनसीएल नॉन क्रीमिलियर वालों को, इनको मिलती है +3 साल की छूट, वही 28 में 3 जोड़ लो आप। ठीक है ना। और अगर आप सोचो कि हमारे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को कितनी मिलती है, तो इनको मिलती है 10 साल की छूट। ठीक है। एक्स सर्विसमैन को रेंडर्ड सर्विस जिन्होंने करी होगी और 3 साल प्लस एक्स्ट्रा कर दो, उतनी मिल जाती है उनको। लेकिन एक्स सर्विसमैन की एक खास बात आप ध्यान सुनना है ना, डिपार्टमेंटल के लिए तो कोई एज बार है ही नहीं, कितनी भी एज को भर सकते हो। तो याद रखना भैया पीजीसीआईएल की वैकेंसी है। लास्ट डेट तो जान लीजिए साहब, इसके बिना तो काम नहीं बनेगा। लास्ट डेट साहब 4 जुलाई है ना, 4 जुलाई 2024। ठीक है। 12 जून से ये ओपन हुआ है ना। ओपनिंग ओपन कब से हुआ है? ओपन हुआ है 12 जून 2024 लिख देता हूँ यार। ठीक है। तो मेन बात है तो मैंने आपको सारी बता दी। अब आओ जरा कुछ और पढ़ना तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो जरा ध्यान से, है ना। ये है मेन, ये पोस्ट आईडी कोड है। ये कोड वगैरह जैसे इलेक्ट्रिकल का पोस्ट आईडी कोड इतना है, सिविल का इतना है, कंप्यूटर साइंस का इतना है और इसका इतना है। ठीक। और एनडीटी देख लो आप यहाँ पर कितनी कितनी पावर ग्रिड में भी, और यहाँ पर आप देख ही सकते हो ये सब, मतलब टोटल मिला करके 293 है ना। और ये 38 मिला दो, 8 3 11 है ना, तो दोनों मिल जाएगी। दो इलेक्ट्रिकल की ये दोनों मिला लोगे आप तो मिल जाएगी। ठीक है। और ऐसे ही आप पावर ग्रिड में यहाँ पर तो बड़ी कम है भैया, देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी कम पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है ना। इसमें फायदा क्या है? यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि जनरल की कितनी है, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी वाइज आप चेक करो, एससी कितनी, एसटी कितनी और ईडब्ल्यूएससी कितनी है। जिनमें स्टार लगा है ना ये नंबरों पे, ये बैकलॉग वैकेंसी देखो ये लिखा रहता है। ठीक है। अब आ जाइए जरा दिव्यांगजन कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट उनके लिए इलेक्ट्रिकल है, और यहाँ पर बोला गया है इंटरचेंजेबल, जैसे कि हियरिंग इम्पेयर्ड, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिफाइड सब कैटेगरीज, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी या हियरिंग इम्पेयर्ड, और यहाँ पर भी वही सब कुछ है। ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग में देखिए क्या क्या मांग रहा है, मतलब लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, हीयरिंग इम्पेयर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में कौन अप्लाई कर सकता है? वही दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर ट्रेनिंग में CTU-IL में मिलेगा, और ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस। ठीक। ये हॉरिजॉन्टल वैकेंसी यानी सीधी सीधी वैकेंसी है आपके लिए। क्या कहती पब्लिक? ठीक है। अब जरा देखो कि भाई क्या आगे कुछ और भी होना है या बस इतना ही है। तो देखो मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट साफ साफ बोला गया कैन बी पोस्टेड एनी इन CTU-IL ऑफिस, और फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन पोस्टिंग में ऑल्सो भी इन टेलीकॉम, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे उनको टेलीकॉम में भी भेजा जा सकता है। ठीक है ना। और बाकी तो उन्होंने बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही आपको जो छूट वगैरह मिलती है वैसी की वैसी रहेगी। पोस्टिंग लोकेशंस ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन पावर ग्रिड आर लाइकली टू बी इन एनी ऑफ द पावर ग्रिड, मतलब किसी में भेज सकते हैं, किसी भी ऑफिस में, देखो सब स्टेशन में, है ना, ट्रांसमिशन लाइन में, कहीं पर भी भेजा जा सकता है भैया। ये है बात। ठीक है। अब आगे आ जाओ, देखो ये रहा, इसको मैं SC करता हूँ। देखो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड जितने भी होंगे फॉर GD एंड इंटरव्यू मे हैव टू अंडरगो साइकोमेट्रिक असेसमेंट, उनका साइकोमेट्रिक असेसमेंट होगा, जिसका जो रिजल्ट है यूज्ड एज एन इनपुट
है ना, एक इनपुट की तरह इस्तेमाल होगा इंटरव्यू में। तो देखो भाई साइकोमेट्रिक टेस्ट है, मतलब साइकोलॉजिकल थोड़ा सा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पर्सनल, जो क्वालिफाई कर लेंगे पर्सनल इंटरव्यू, विल ओनली बी एडजस्ट सुटेबल फॉर इम्पैनलमेंट, बस उन्हीं को आगे लिया ही जाएगा भैया, सीधी सी बात। कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड, देखो साहब बोला इतना, एंड इन पर्सनल इंटरव्यू सेपरेटली इन ऑर्डर टू बी कंसिडर एलिजिबल फॉर इम्पैनलमेंट। देखो इस बात को नोट किया जाए, वो तो वही इंटरव्यू की बात कर रहे हैं कि सिर्फ गेट 2024 का स्कोर होगा, है ना, और जो आपके जो मार्क्स हैं उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा आउट ऑफ 100 से, इज वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट स्कोर। अब यहाँ पे देखो साहब बोला उन्होंने कि सिर्फ 2024 का स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा इसके लिए, गेट स्कोर कार्ड 2023 का या उससे पहले का तो वैलिड ही नहीं है, नॉट वैलिड। देखो 2023 लिखा भी उन्होंने कि वैलिड नहीं है, ठीक है। और क्या बचा, अब और कुछ नहीं है। तो कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी वाइज आपको दे देंगे, ये भी आपको पता है, इसमें कुछ खास जानकारी नहीं। आगे चलते 4 पन्नों की तो पीडीएफ ही है साहब। और कुछ मैं देख रहा हूँ कुछ मुझे खास मिल जाए तो अच्छी बात है। कैसे अप्लाई करना हो, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है यार, इतने पढ़े लिखे तो आप होके से अप्लाई तो कर ही लोगे, है ना, नहीं तो इतने समझदार हो खुद ना कर पाओ तो चले जाओ ऑनलाइन, सबसे बेस्ट बेहतरीन होता है। खुद मत लगे रहो, कोई मतलब नहीं है इस बात का। टाइम वहाँ खपाओ जहाँ पर कुछ सीख करके आगे बढ़ सको। यहाँ खपाने से कुछ मतलब नहीं है कि आपने मैंने तो स्कैन करना सीख लिया आज, आज मैंने से रिसाइज करना सीख लिया, आज मैंने अपलोड भी कर दिया। ये बेवकूफ़ी होती है, ये टाइम का मूल नहीं समझा आपने। टाइम का मूल है आप किसी चीज़ में आगे बढ़ सकें उसमें खपाइए, है ना। तो टाइम इज़ मोर कॉस्टली देन मनी, आई थिंक। तो पैसे से भी ज़्यादा कीमती ये चीज़, बताओ ये बिल्कुल सीमित है। पैसा ना अनलिमिटेड कमा सकते हो इस लाइफ में अगर तुम काबिल हुए तो, ये बात ध्यान सुन लो मेरी। लेकिन कुछ भी कर लो साहब, समय नहीं कमा पाओगे, समय नहीं कमा पाओगे गुरु। समय तो निकल रहा है और निकलता जाएगा, जब मैं बोल रहा हूँ तब भी निकल रहा है। तुम ये वीडियो सुनने के बाद चुपचाप बैठ जाओगे तब भी निकलेगा, वो नहीं रुक रहा, वो नहीं रुक रहा, बहुत बेरहम है, वो आगे जा रहा है। आप उसके साथ जा सको तो चले जाओ, नहीं तो वो आगे जा रहा है वो आगे आपको पीछे छोड़ के चला जाएगा। और जब समय किसी को पीछे छोड़ता है, समय नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता उसको, ठीक। तो ये देखो बाकी ने लिख के दिया है कि भाई साइज वाइज कितना होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए पहली बात तो, पासपोर्ट साइज का जेपीजी फॉर्मेट का, 50 KB से ऊपर का ना हो। सिग्नेचर आप जो करो वो भी जेपीजी फाइल में होना चाहिए, लेकिन वो भी 30 KB से ऊपर ना हो। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका वो सब इस्तेमाल करेंगे। ये फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट्स जो लास्ट सेमेस्टर या इसमें है, फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब फाइनल ईयर वाले अपियरिंग कैंडिडेट सबमिट लास्ट सेमेस्टर और ईयर मार्कशीट। तो जो फाइनल ईयर में अपियर हो रहे हैं वो लास्ट सेमेस्टर की या तो पूरी ईयर मार्कशीट वो सबमिट करेंगे, है ना। और ये सब आपको नहीं पढ़ना है कि नाम वाम सही भरना है आपको, ये भी छोड़ दो, प्रिंट आउट वगैरह निकालना ये भी आपको पता ही है ना। जो है तो भैया देखो, अगर आपको जीडी और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो बनी बात है आपके गेट 24 एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी और उसके ओरिजिनल स्कोर कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। उसको आपको लेकर के जाना, उसकी फोटोकॉपी भी करवा लेना, ये सब जरूरी है ना। और कुछ फोटो आईडी वगैरह लेकर के जाओगे आप वहाँ पे, है ना। और अगर इसके बिना नहीं है, मतलब ये सब नहीं है, तो आप परमिटेड नहीं हो अंदर जाने के लिए। ठीक 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 ठीक। बाकी 500 रुपये की फीस है ये इसकी, वो हो गई। और ये मैंने आपको बता दिया था कि लास्ट डेट है। तो गाइज थैंक यू, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जय हिंद दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसी लगी वीडियो आपने ज़रूर बताइएगा, है ना। छोटी सी वीडियो थी, प्यारी सी वीडियो थी, और जो मैंने बात कही वो भी मुझे समझाइएगा ज़रूर, है ना। कैसी लगी आपको, क्लियर है कहानी, बढ़िया। बाकी अब और क्या कहूँ, सब ठीक ही है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैंने सीजीएल का वीडियो पूरा डाल दिया, उसको भी देख लीजिएगा अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। बहुत सारी जानकारी मैंने वहाँ पे दी हुई है, इन वीडियोज़ को देखा करो, आप बहुत कुछ सीख भी जाओगे, ठीक है ना। चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।